नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आज कश्मीर से दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के एलजी बदल दिए गए हैं और दूसरी बड़ी खबर है बीजेपी के एक सरपंच की हत्या। आतंकवादियों ने आज कुलगाम के वेस्सू इलाके में सरपंच सज्जाद अहमद खांडे की गोली मारकर हत्या कर दी। जाहिर है सरपंच के कातिल आतंकी हमारे जांबाज सुरक्षा बलों से बचने वाले नहीं हैं। आज नहीं तो कल वो आतंकी जरूर मारे जाएंगे, जैसे कि पिछले एक साल में कश्मीर से 370 हटने के बाद से आतंकवादियों का सफाया हुआ है। एक एक करके आतंकी मारे जा रहे हैं। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि कश्मीर आतंकवाद से कैसे मुक्त हो रहा है। इसे करीब से देखने और पूरे देश को दिखाने के लिए हमारी टीम कश्मीर के उन इलाकों में पहुंची जहां अभी तक कैमरा नहीं गया। आपको अक्सर आतंकवादियों से एनकाउंटर का छोटा सा वीडियो दिखाई देता है, लेकिन उस ग्राउंड जीरो की हकीकत, जहां रिस्क बहुत ज्यादा है, जान का जोखिम है, वहां से रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल है। उन इलाकों तक इंडिया टीवी के 2 रिपोर्टर पहुंचे और कश्मीर के जंगल, बाग बगीचे और एनकाउंटर स्पॉट से जांबाज रिपोर्टिंग की। तो चलिए आज आपको कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटने के बाद, एक साल गुजरने के बाद पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त मैं कश्मीर में पंपोर के मीज गांव में हूं। मीज गांव वो जगह है जहां पर जून के महीने में 17 और 18 तारीख की रात को एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था। इस ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मार गिराए गए थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी इस ऑपरेशन में जो आतंकी थे वो रिहायशी इलाके में छुपे हुए थे और साथ ही साथ उनमें से कुछ आतंकियों ने यहां पर बने मस्जिद में डेरा डाला था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस ऑपरेशन को करना कितना मुश्किल था हमारे फोर्सेस के लिए, क्योंकि उनके लिए 2 सबसे बड़े चैलेंज थे। एक चैलेंज था कि वो यहां पर किसी भी सिविलियंस को, किसी भी आम आदमी को नुकसान ना पहुंचने दे और साथ ही साथ मस्जिद को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम देना आर्मी के फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल था। हालांकि वो जा सकते थे अंदर, मस्जिद में घुस सकते थे, लोगों के घरों में घुस के इस ऑपरेशन को कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी था कि सिविलियंस को कोई नुकसान ना पहुंचे, उनके प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुंचे और साथ ही साथ जो इबादत की ये जगह है जहां पर लोग अल्लाह को याद करते हैं वहां पर कोई नुकसान ना हो। ये सबसे बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज को किस तरह से हमारे फोर्सेस ने और खास तौर पे 50 आरआर और उसके कमांडिंग ऑफिसर ने किस तरह से अंजाम दिया, उनके जो ऑफिसर्स थे, उनके जो जवान थे, किस तरह से उन्होंने इसको अंजाम दिया और साथ में उनके थी पुलिस और सीआरपीएफ। तो ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ उसकी जो इनसाइड स्टोरी है वो हम आज आपको बताएंगे। वो स्टोरी जिसे आपने ना कभी सुनी है ना देखी है, लेकिन उसकी तस्वीरें भी आप देखेंगे, वो जगह भी देखेंगे, ये ऑपरेशन कैसे हुआ उसकी एक एक डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस ग्राउंड रिपोर्ट में। तो पंपोर के मीज में जो ऑपरेशन हुआ 17 और 18 तारीख की रात को, उसकी शुरुआत कैसे हुई सबसे पहले आपको बताते हैं। करीब 11 बजे 17 तारीख की रात को 50 आरआर के सीओ को एक फोन कॉल आता है लोकल पुलिस से और उन्हें पता लगता है कि मीज इलाके में पंपोर के कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं जिनकी तादाद 2 से 3 है। जैसे उनको सूचना मिलती है वो तुरंत अपने टीम के साथ पहुंचते हैं मीज गांव और आप देख सकते हैं कि इसी तरह से जो 50 आरआर के सीओ थे अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं। उन्होंने यहां पर कॉर्डन लगाया और उनके साथ थे उनके दूसरे कंपनी कमांडर जिन्होंने ठीक इस सड़क के दूसरी तरफ अपना कॉर्डन लगाया था। इसके बाद जब वो यहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उन्होंने कॉर्डन तो लगा दिया, लेकिन जो ये पूरा इलाका था ये रिहायशी इलाका है। उसके बाद सीओ साहब ने यह तय किया कि सबसे पहले पता लगाएं कि आखिरकार आतंकवादी जो हैं वो किस जगह पे छिपे हुए हैं। उनको जो इनपुट मिला था वो आपको बता दें कि टेक्निकल इनपुट था। टेक्निकल इनपुट यह होता है कि जिसमें आपको सर्विलेंस के जरिए पता लगता है कि आतंकवादी कहां छिपे हुए हैं। तो आपको फिजिकल कांटेक्ट कोई नहीं था, उनको यह नहीं पता था कि आखिरकार जो आतंकवादी है कि कहां पर छुपे हुए हैं, किसी ने उनको देखा है कि नहीं देखा है। लेकिन जब उन्होंने अपने सारे सोर्सेस लगाए तब उनको पता लगा कि ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये मस्जिद, इसके और इसके आसपास के जो ये घर हैं, यहां पर ही वो आतंकवादी छिपे हुए हैं। उनकी तादाद को अभी कोई कंफर्मेशन नहीं था और साथ ही साथ यहां पर किस घर में इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो रात को करीब 12:30 बजे जब वो पहुंच जाते हैं यहां पर, उन्होंने यहां पर कॉर्डन लगा दिया। कॉर्डन लगाने के बाद वो सबसे पहले यहां पर आसपास कोशिश करते हैं पता लगाने की कि किस जगह पे वो आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। लेकिन उसी दौरान जब इसी तरह से इस जगह पे जो आप जगह देख रहे हैं, यहां पर ही सीओ साहब मौजूद थे 50 आरआर के, उनके टीम के लोग यहां पर तैनात थी और ठीक आपको बता दूं वो जगह जहां से फर्स्ट उनका एनकाउंटर होता है उस आतंकवादी के साथ, वो जगह ये है। आइए मेरे साथ। तो ये वो मस्जिद है। मस्जिद के इस जगह पर जो आतंकवादी हैं
बताते हैं कि एक आतंकवादी या दो आतंकवादी वो यहां से भागने की कोशिश करते हैं। जब उनको ये पता लग जाता है कि यहां पर जो आरआर की टीम आ चुकी है, एसओजी की टीम आ चुकी है, तो 50 आरआर उसके साथ एसओजी और इसके अलावा जो बाहर का इलाका था, हिस्सा जो था, वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की जो टीम थी उन्होंने कॉर्डन डाल रखा था। यानी कि बाहरी घेरे में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस और जो भीतर का घेरा था इसमें 50 आरआर की टीम और साथ ही साथ एसओजी की टीम। तो यहां पर जब कॉर्डन लगा हुआ था, सीओ साहब इस तरफ थे 50 आरआर के, यहां पर कुछ लोग आते हैं, जब उन्हें चैलेंज किया जाता है तो फायरिंग करते हैं। जवाबी फायरिंग होती है उनकी टीम की ओर से, तो यहां गोली चलती है। देखिए यहां पर एक गोली के निशान भी आपको दिखा दूं। देखिए ये जो जगह थी, यहां से जब गोली के निशान भी आपको दिखा सकते हैं। देखिए गोली का एक निशान यहां पर आपको नजर आएगा, जो यहां पर फायरिंग हुई थी उसकी गोली लगी है, और एक निशान आपको दिखाते हैं यहां पर। ये देखिए ये एक और निशान है। तो जो गोलियां चली तो गोलियों के निशान यहां पर देख सकते हैं। तो करीब रात के 12:30 बजे पहला यहां पर फेस ऑफ होता है, जहां पर फायरिंग होती है, और ठीक उसी समय जब यहां एक फायरिंग होती है, एक और फायरिंग होती है ठीक सामने। तो मेरे साथ आइए, आपको दिखाते हैं कि उसी वक्त एक जो तीसरा आतंकी था उसने कहां से यहां पर हमला किया था। तो आप देखिए मस्जिद का इलाका, यहां पर कॉर्डन था, यहां पर इसी तरह से हमारी जो फोर्सेस थी वो लगातार तैनात थी। और जो ये जगह आप देख रहे हैं, ये देखिए मस्जिद के ठीक इस तरफ जो आप जगह देख रहे हैं, यहां से जो तीसरा आतंकी है उस जगह से आता है, वहां पर कॉर्डन लगा हुआ था, और तीसरा आतंकी वहां से सामने आता है। और जब उसे चैलेंज किया जाता है, यहां पर कंपनी कमांडर थे, और कंपनी कमांडर ने जब उनको चैलेंज किया अपनी टीम के साथ, उन्होंने यहां पर ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड फेंकते ही फिर से फायरिंग की गई और वो वापस अंदर की तरफ भाग गए। तो रात के करीब 12:30 से 12:45 तक यहां पर पहला फेस ऑफ हो चुका था 50 आरआर एसओजी की टीम के साथ, जो आतंकवादी यहां पर छिपे हुए थे। इसके बाद जो सीओ साहब हैं, आप देख सकते हैं इसी तरह से उन्होंने यहां पर आम लोगों से बात की और उन्होंने यहां पर अपने एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगाए। तो पहले ही यहां पर जो सीओ साहब थे 50 आरआर के, वो अपनी टीम के साथ मौजूद थे। एक कंपनी उनके ऑलरेडी यहां पर थी, कंपनी कमांडर ने यहां पर लगा के रखा हुआ था अपना कॉर्डन। इसके अलावा उनके जो बटालियन की 3 और कंपनियां थी, उन्होंने यहां पर बुलाया। जो कंपनी आने के बाद सुबह तक का इंतजार किया गया, उसकी वजह आपको बताते हैं। क्योंकि यहां पर जब ये ऑपरेशन चल रहा था, वैसे आपको बताया, आप देखिएगा आसपास ये सब आम लोगों के मकान हैं, रिहायशी इलाका है, सब यहां पर बच्चे महिलाएं सब रहते हैं। तो ऐसे में बहुत दिक्कत थी कि आप इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम देंगे, क्योंकि इतना तो आइडेंटिफाई हो गया था कि इसी इलाके में ये छुपे हुए हैं। तो इसलिए ज्यादा फोर्सेस मंगाई गई और ये इंतजार किया गया कि हाउस टू हाउस सर्च किया जाए, ताकि किसी को भी नुकसान ना हो, आम नागरिकों को भी नुकसान ना पहुंचे। और इसके लिए सुबह होने तक यहां पर इंतजार हुआ। रात को यहां पर जो एक्स्ट्रा कंपनीज है, ज्यादा जो ट्रूप्स की जरूरत थी वो आ चुकी थी, क्योंकि यहां पर हाउस सर्च होना था, एक साथ अलग अलग घरों को सर्च किया जाना था, इसलिए फोर्सेस बुलाई गई थी। तो यहां पर जो 5 टीम थी 50 आरआर की, वो पहुंच चुकी थी। और सुबह होने का इंतजार इसलिए किया जा रहा था क्योंकि सभी जो घर है आप देख रहे हैं, यहां पर सिविलियंस रहते हैं, आम लोग रहते हैं। लेकिन एक चीज आइडेंटिफाई हो चुकी थी कि जो आतंकवादी है मस्जिद या फिर इसके आसपास के घरों में ही है, और इसीलिए सुबह होने का इंतजार किया गया। सुबह 5:30 बजे जैसे ही यहां पर सूरज की पहली किरण निकली, जो टीम्स थी, हमारी फोर्सेस थी यहां पर मौजूद थी, आरआर की टीम थी, एसओजी की टीम थी, उन्होंने घर में जा जाकर लोगों को पहले बाहर निकालना शुरू किया, ताकि जो अंदर अगर कोई भी आतंकवादी छुपा हो तो उसके बारे में पता लग सके, और साथ ही साथ कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, यानी कि किसी सिविलियन की जान ना जाए। तो शुरुआत यह हुई कि घरों को खंगाला गया, एक एक करके जो सिविलियन से सबको बाहर निकाला गया, उनको सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। इसके बाद जो सबसे आखिरी घर था, वो घर ये था, आपको दिखाते हैं और थोड़ा करीब जाके आपको दिखाएंगे। ये मस्जिद है और ये है वो घर जो आखिरी घर था, जहां पर हमारी फोर्सेस ने जाकर यहां पर सर्च करना शुरू किया। जब इस घर में सर्चिंग हो रही थी, और साथ ही साथ यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो मवेशी है वो रखे जाते हैं, तो मवेशियों के रखने की जो जगह है, यहां पर भी जब सर्च की जा रहा था, सर्च कर रहे थे हमारे फोर्सेस के लोग, तभी अचानक ही उन्होंने यहां पर एक हरकत देखी। ये पेड़ आप जो देख रहे हैं, इस घर के साथ मैं दिखाऊंगा आपको, ये पेड़ आपको जो नजर आ रहे हैं, ये जो पेड़ है, इस पेड़ के पास वहां पर आपको एक हलचल नजर आई। और हलचल ये थी कि एक आदमी जो संदिग्ध था वो यहां से भागने की कोशिश कर रहा था। जब उसको यहां पर चैलेंज किया गया तो उसने फायरिंग की, और जवाबी कार्रवाई में जैसे ही यहां पर गोली चली, जो यहां पर आतंकी था, पहला आतंकी यहां पर ढेर हो गया, जो लश्कर का आतंकी था। और जब यहां पर वो ढेर हुआ तो ये कंफर्म हो गया कि यहां पर आतंकी इसी दायरे में है। तो फोर्सेस ने पहले ही यहां पर आसपास के घरों को पूरी तरह से खाली करा लिया था। आखिरी घर ये था, जब इस आखिरी घर को यहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था, सर्च किया जा रहा था, उसी दौरान यहां पर आतंकी ने भागने की कोशिश की, उसने फायरिंग की, और जवाबी फायरिंग में इस जगह पे वो ढेर हो गया। इसके बाद
सब यहां पर एक बात साफ हो गई थी कि जो आतंकी है ना इस घर में है, ना मस्जिद के साथ उस घर में है, और ना ही साथ एक और घर आपको दिखाते हैं ना इस घर में है। तो यहां पर जो कमांडिंग ऑफिसर थे 50 RR के, उन्होंने अपने टीम के साथ इस बात को तय किया कि अब एक बात तय हो चुकी है कि जो आतंकवादी हैं वो मस्जिद में होंगे, क्योंकि बाकी जो सारे घर हैं वो सारे के सारे पूरी तरह से सर्च किए जा चुके हैं, वहां पर कोई मौजूद नहीं था। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता क्या हो गई? सबसे बड़ी चिंता यह हुई कि अगर आतंकवादी मस्जिद में छिपे हुए हैं तो फिर उनको बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि फैसला यह हुआ, यहां पर जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने यह फैसला लिया कि हम मस्जिद में नहीं जा सकते हैं। जाने के लिए उन्होंने किसी रोका नहीं है, लेकिन ये सोचने वाली बात यह होती है कि जब यहां पर आर्मी काम करती है, कश्मीर में जो हमारी आर्मी काम करती है, उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती है? वो होता है कि सिविलियंस को कोई नुकसान ना पहुंचे, उनकी प्रॉपर्टीज को कोई नुकसान ना पहुंचे, और साथ ही साथ जो इस तरह के इबादत की जगह है उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ये बहुत पवित्र जगह होती है, यहां पर वो कदम नहीं रखना चाहते। तो इसके लिए इंतजार करना था। इसके बाद यह हुआ कि 9:30 बजे पहला आतंकी यहां पर ढेर हो गया, और यह कंफर्म हो गया कि जो बाकी जो आतंकवादी हैं उनकी तादाद तभी तक नहीं पता थी, लेकिन वो मस्जिद में ही छुपे हैं, क्योंकि बाकी जो सारे इलाके सैनिटाइज हो चुके थे, यानी कि पूरी तरह से सर्च किए जा चुके थे। इसके बाद क्या कोशिश हुई? जो कमांडिंग ऑफिसर थे जिनके कमान में यह ऑपरेशन चल रहा था, उन्होंने यह तय किया कि जो लोकल SOG पुलिस है, लोकल्स, और साथ ही साथ जो मस्जिद के मौलवी हैं, वो यहां पर अपील करें इन आतंकियों से कि वो सरेंडर कर दें। कोशिश शुरू हुई, कई घंटे तक ये कोशिश चलती रही। आप सोचिए, सुबह 9:30 बजे से लेके लगातार शाम होने तक यह लगातार चलता रहा। हर घंटे हर मिनट ये कोशिश होती रही कि वो किसी तरह से सरेंडर कर दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आखिर में जो हमारी फोर्सेस उन्होंने ये तय किया कि अब हमें ऑपरेशन करना होगा, और जो कमांडिंग ऑफिसर है उन्होंने ये तय किया अपने टीम के साथ मिलकर कि हम नॉन लिथल वेपन का इस्तेमाल करेंगे। अब नॉन लिथल वेपन क्या होता है? नॉन लिथल वेपन होता है कि जिससे इंसान मरेगा नहीं, लेकिन उसे चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है, लेकिन वो मरेगा नहीं। तो उन्होंने तय किया कि वो चिली ग्रेनेड और टीयर गैस का इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे हुआ, आइए आपको बताते हैं। शाम के 4 बज चुके थे और लगातार सुबह से कोशिश हो रही थी कि किसी तरह से जो आतंकी अब इस मस्जिद में छिपे हुए हैं वो सरेंडर कर दें, लेकिन वो सरेंडर नहीं कर रहे थे। इसके बाद 50 RR के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने आर्मी हायरार्की से बात की, और यह तय हुआ कि ना मस्जिद में घुसा जाएगा, ना ही मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो अब क्या किया जाए? तो यह तय हुआ, जो हमारी फोर्सेस हैं, सभी ऑफिसर्स जो थे, उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम नॉन लिथल वेपन का इस्तेमाल करेंगे। अब नॉन लिथल वेपन क्या होता है, इसे समझिए, जिसके जरिए किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन उसकी मौत नहीं हो सकती है। तो उन्होंने तय किया कि वो चिली ग्रेनेड्स और टीयर गैस का इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल कैसे हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। तो जब यह फैसला हो गया कि ना मस्जिद में एंटर किया जाएगा, ना ही मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा, और नॉन लिथल हथियारों का इस्तेमाल होगा, उसके बाद सामने वाली जो आप इमारत देख रहे हैं वो घर है, उसकी बैल्कनी से चिली ग्रेनेड और टीयर गैसेस इस मस्जिद के अंदर फेंके गए। जब ये दोनों चीजें अंदर फेंकी गई तो उसके बाद थोड़ा और इंतजार किया गया ताकि कोई हलचल हो। इसके बाद काफी वक्त इंतजार करना पड़ा, और करीब 5:30 बजे, आपको बता दें, करीब 5:30 बजे पहला स्पॉट हुआ, मैंने पहला एक आतंकी स्पॉट हुआ। वो कहां हुआ, आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे जो आपको खिड़कियां नजर आ रही हैं, ये यहां का हमाम है, बाथरूम कह सकते हैं, जहां पर मैश लगे हुए हैं, यानी कि यहां पर आके कोई आदमी हवा ले सकता है। यानी कि अंदर जब घुटन महसूस होने लगी इन आतंकवादियों को, तो वो इस खिड़की पे आ गए और वो सांस लेने लगे ताकि उन्हें दिक्कत ना हो, अंदर रह सके। लेकिन आपको बता दें, उसी वक्त इस घर में, ये घर दिखाते हैं आपको, इसके ठीक जो सामने घर है, इसके ऊपर 50 RR के CO और साथ ही साथ उनके कंपनी कमांडर मौजूद थे। तो कंपनी कमांडर और CO 50 RR के ऊपर मौजूद थे, उनकी फोर्सेज यहां लगी हुई थी, उस बैल्कनी में फोर्सेज लगी हुई थी। तो इस घर पे जहां मौजूद थे कंपनी कमांडर और CO, उन्होंने एक स्पॉट किया, जो आखिरी खिड़की आप देख रहे हैं वहां पर उन्होंने एक चेहरा स्पॉट किया। एक चेहरा स्पॉट करने के बाद वो आया और फिर वो अंदर घुस गया। उनको एक बात बिल्कुल पता था कि मस्जिद में कोई नहीं है, मस्जिद खाली है, उसके अंदर कोई होगा तो आतंकवादी होंगे, घर यहां पर सब खाली है। तो जब उनको ये पता लग गया कि अंदर आतंकी ही छिपे हुए हैं और वो बार बार सांस लेने के लिए खिड़की पर आ रहे हैं, तो उन्होंने यहां पर इंतजार किया। और जैसे ही दूसरी बार वो आतंकवादी उस खिड़की पर आया, उन्होंने यहां से एक शॉट लिया और उस एक शॉट में वो आतंकवादी ढेर हो गया। तो यहां पर जैसे एक आतंकवादी ढेर हुआ, उसका रिएक्शन आप देखिए क्या होता है। रिएक्शन ये होता है कि उस बैल्कनी में आपको दिखाते हैं, आप मेरे साथ चलिए, हम बाहर जाएंगे, आपको बैल्कनी दिखाएंगे, वहां पर क्या हुआ है आपको समझाएंगे। 5:30 बजे थे, तो 5:30 बजे
एक आतंकी स्पॉट हुआ, जिसको आपने दिखाया था कि इस मस्जिद के पीछे वो खिड़की पे बार बार जा रहा था, तो उसको वहां पर न्यूट्रलाइज यानी कि ढेर किया गया। उसी वक्त जो दूसरा आतंकी था वो बचने के लिए इस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है और ठीक यहां पर मौजूद जो हमारे फोर्सेस थे वो उनके टारगेट पे आता है और वहां से गोली चलाई जाती है। लेकिन गोली चलने के बाद वो आतंकवादी अंदर की ओर भाग निकलता है। अब ये होता है कि इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं था कि आतंकवादी मरा है या जिंदा है, उसके पास क्या हथियार हैं और अंदर और कितने लोग बचे हैं। तो ये कंफर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि जो तय हुआ था उसके हिसाब से फोर्सेस मस्जिद के अंदर एंटर नहीं करेंगी, ताकि जो यहां की पवित्रता है उसे बरकरार रखा जा सके। और यही वजह है कि मस्जिद के अंदर फोर्सेस ने एंटर नहीं किया था। चाहते तो कर सकते थे, लेकिन ये फैसला था कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो इसको पवित्र मानते हैं। इसके बाद इंतजार शुरू हुआ। इंतजार ये शुरू हुआ कि अगले सुबह तक कोई भी यहां पर कॉर्डन लगा के रखा गया, कोई भी यहां से हिला नहीं। कोई फोर्स के जो हमारे जवान थे ये यहां पर तैनात थे, पीछे तैनात थे, हर कोई यहां पर तैनात था और सुबह होने का इंतजार किया गया। फिर अगली सुबह तय हुआ कि अंदर सबसे पहले मौलवी जी को भेजा जाए कि अगर कोई जिंदा है या फिर वो घायल है तो उसे बचने का मौका मिले, सरेंडर करने का मौका मिले, क्योंकि यहां पर जो फोर्सेज है वो ये मानती है। और मेरी जो बात हुई यहां पर 50 RR के कमांडर के साथ, सीओ साहब के साथ, उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश ये है कि यहां पर किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे और साथ ही साथ जो आतंकवादी है उन्हें भी मौका मिले सरेंडर का, क्योंकि उनका यह मानना है कि ये सब लोग हैं गुमराह इन्हें किया गया है, गुमराह किया गया है और तभी उन्होंने हाथ में हथियार उठाया। अगर उनको मौका मिले कि हथियार वो छोड़ें तो वो मिलना चाहिए। अगर वो घायल है तो उन्हें मौका मिले कि वो अपने आप को सरेंडर करके खुद को बचा सके, अपनी जिंदगी बचा सके। तो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर फोर्सेज हैं उनके अंदर कितनी संवेदनशीलता है कि वो आतंकी के लिए भी यही सोच रखते हैं कि वो गुमराह है और उन्हें मौका मिलना चाहिए जिंदा रहने का। तो इसके बाद मौलवी साहब अंदर गए और उन्होंने देखा और उन्होंने जाके कंफर्म किया कि अंदर 2 बॉडीज पड़ी हुई हैं और दोनों बॉडीज थी, एक लश्कर के आतंकी की और दूसरे जैश के आतंकी की। तो इस तरह से 17 तारीख को रात को जो ये एनकाउंटर शुरू हुआ था, ऑपरेशन शुरू हुआ था, वो 19 तारीख की सुबह जाकर खत्म हुआ, जिसमें 3 बहुत ही खूंखार आतंकवादी ढेर किए गए, 2 लश्कर के और एक जैश का। और इस पूरे ऑपरेशन में धैर्य रखा गया और साथ ही साथ सूझबूझ का इस्तेमाल किया गया और इसी का ही नतीजा था कि इतना बड़ा ऑपरेशन बिना किसी कोलैटरल डैमेज, मतलब ना ही हमारे फोर्सेस में से किसी को कोई नुकसान पहुंचा और ना ही यहां पर मौजूद किसी भी सिविलियन को नुकसान पहुंचा और ना ही किसी के घर को नुकसान पहुंचा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इबादत की ये जगह है जहां पर लोग अल्लाह को याद करते हैं, इसे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। हमारी फोर्सेस ने, हमारी सेना ने, आर्मी ने इस बात का ध्यान रखा कि यहां पर ना लोगों को नुकसान पहुंचे और ना ही इस इबादत की जगह को नुकसान पहुंचे। तो कश्मीर घाटी में जब भी ऑपरेशन होता है तो यह तय किया जाता है और ध्यान रखा जाता है कि सिविलियंस को कोई नुकसान ना हो, लेकिन साथ ही साथ अपने लक्ष्य को हासिल किया जाता है। यही सबसे बड़ी खूबी है हमारी इंडियन आर्मी की, साथ ही साथ यहाँ के पुलिस की और साथ ही साथ सीआरपीएफ की। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी फोर्सेज है यहाँ पर लगातार इसी तरह से बहुत ही मुश्किल हालात में एक ऑपरेशंस को वो अंजाम देते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना वो लोगों की जान बचाते हैं। इसलिए इंडिया टीवी की ओर से हमारी फोर्सेस को, कश्मीर में इंडियन आर्मी को, यहाँ की पुलिस को, सीआरपीएफ को जय हिंद। पंपोर के बाद आपको लिए चलते हैं कुलगाम। 24-25 मई को हुए एनकाउंटर के ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर चलते हैं, जिसमें 2 खूंखार आतंकियों को घेर कर कैसे उन्हें मार गिराया गया था। रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं कश्मीर में कुलगाम के खुर्दांजीपुरा गांव में मौजूद हूं और जिस जगह पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर 24 और 25 मई की रात को, यानी 24 और 25 मई की दरमियानी रात को एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था। इस बड़े ऑपरेशन में 34 RR यानी 34 RR ने एसओजी, सीआरपीएफ और जेएनके पुलिस के साथ मिलकर यहां पर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल कहें या फिर सबसे बड़ी एक कामयाबी यहां पर फोर्सेस की रही थी कि मेरे पीछे जो आपको घर नजर आ रहा है, इस घर में आतंकी छुपे हुए थे, लेकिन आर्मी ने इस पूरे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला था और इस ऑपरेशन को भी अंजाम दिया था। किसी भी ऑपरेशन में आतंकवादियों को ढेर करना एक बड़ी कामयाबी होती है, लेकिन जो फोर्सेस मानते हैं कि उनके लिए सबसे अहम होता है कि किसी भी सिविलियन की जान ना जाए, कोई भी कोलैटरल डैमेज ना हो, ना ही घर को नुकसान पहुंचा, ना इस घर में रहने वाले किसी इंसान को नुकसान पहुंचा
और जो लक्ष्य था हमारे फोर्सेस का 34 RR का, वो था 2 आतंकियों को ढेर करना, उसे उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया। आखिरकार कैसे इतने मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कैसे इन सिविलियंस को सुरक्षित बाहर निकाला गया, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी मैं आपको ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट में बताऊंगा। 24 तारीख की रात को करीब 11 बजे 34 RR यानी 34 RR के कमांडिंग ऑफिसर को एक फोन आता है पुलिस की ओर से, जिसमें कहा जाता है कि उनके पास एक टेक्निकल इंटेलिजेंस है, यानी इनपुट है कि कुलगाम के खुर्दांजीपुरा के इस गांव में, इस घर में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। उनकी तादाद 2 से 3 हो सकती है। जब यह टेक्निकल इनपुट मिलता है तो 34 RR के सीओ अपने कंपनी कमांडर को यहां भेजते हैं। जब वो यहां भेजते हैं उसके बाद उन्होंने आके इस पूरे इलाके को रेकी करते हैं और कॉर्डन ऑफ लगता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। उसकी वजह भी आपको बताते हैं। आप जैसे ये इलाका देख सकते हैं कि ये पहाड़ी इलाका है। तो जब 11 बजे इनपुट मिलता है उसके बाद 34 RR के कमांडिंग ऑफिसर अपने कमांडिंग कमांडर्स को इस बारे में जानकारी देते हैं। तो 12:30 बजे वहां से 2 टीमें निकलती है खुर्दांजीपुरा के लिए, और खुर्दांजीपुरा पहुंचने के बाद जो टीम है वो यहां पर गाड़ी में नहीं आती, बल्कि वो सड़क से यहां पर पैदल पहुंचते हैं, ताकि जो यहां पर आतंकी छुपे हुए हैं उन्हें किसी भी तरह से इस बात की भनक ना लगे कि फोर्सेस यहां पर पहुंच चुकी है। रात के करीब 2:30 बजे जो फोर्सेस हैं यहां पहुंच जाती है। यहां पर एक नाला है और साथ में यहां पर आप यह देख सकते हैं कि बाग है। इस बाग के पीछे यहां पर हमारी फोर्सेस आती है, वो यहां पर रुकती है, और इसके साथ ही यहां पर पीछे एक नाला है, नाले के पास भी यहां पर फोर्सेज आ जाती हैं, और पूरे इस घर के आसपास पूरी चारों तरफ से घेर लिया जाता है, बिना किसी भनक दिए कि अंदर जो आतंकवादी उनको पता लग सके कि आखिर यहां पर फोर्स पहुंच चुकी है। तो 2:30 बजे तक यहां पर कॉर्डन लग जाता है, और कॉर्डन लगने के बाद हमारी फोर्सेस इंतजार करते हैं सुबह होने का। इसके अलावा आपको बता दें कि यहां पर अंदर 34 RR और SOG की टीम थी जो JNK पुलिस की है, और बाहर की तरफ जो कॉर्डन लगा था उसमें CRPF और JNK पुलिस लगी हुई थी। तो बाहर की तरफ CRPF और JNK पुलिस, और अंदर यहां पर 34 RR के जवान और साथ में SOG की टीम यहां पर लगी रही। सुबह होने का इंतजार होता रहा, और सुबह की पहली किरण होते ही उठते ही सबसे पहला काम यह किया गया कि इस घर के अंदर जो आप इस वक्त फैमिली देख रहे हैं, ये फैमिली थी जो फैमिली उन आतंकियों के चुंगल में थी, और उनको बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी हमारे यहाँ के फोर्सेस की, हमारे इंडियन आर्मी की। और उन्होंने इसके लिए पहला काम यह किया कि यहाँ पर मौजूद एक लोकल को, यानी कि एक स्थानीय व्यक्ति को यहाँ पर भेजा गया, ताकि वो जाकर अंदर जो आतंकवादी है उनको बताएं कि अंदर जो परिवार छुपा है उसको बाहर लेकर आया जाए। और सिर्फ इसी वजह से ही पूरी रात हमारी फोर्सेज यहां पर डटी रही थी। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। चाहे तो वो एक्शन ले सकते थे, लेकिन एक्शन इसलिए नहीं लिया गया ताकि वो इन सभी की जान बचा सके, क्योंकि जान लेने से ज्यादा जान बचाना होता है। और यही हमारे इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी खूबी है कि वो यहां पर जब ऑपरेशन करते हैं तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि वो जान बचाएं, लोगों की, सिविलियंस की जान बचाएं, उनकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करें, उनको कोई नुकसान ना पहुंचने दे, भले ही उनको अपना ऑपरेशन कितना भी खींचना पड़े, क्योंकि ऑपरेशन को ज्यादा लंबा खींचना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता, आसान नहीं होता है कि यहां पर सारी रात इस तरह के हालात में, इस तरह के टेरेन में वो बैठे रहें और इंतजार करें कि सबसे पहले उनकी जान बचाएं। कुलगाम की रिपोर्ट आपने देखी।